कॉन्सेप्ट क्लियर विद साकेत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बेसिक आप लोगों को बताया था कि कैसे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है और वो कैसे भारत से व्यापार करते हैं, भारत की वस्तुओं को वो कैसे अपने यूरोप में यहाँ इस रीजन में लेके जाते हैं। मैंने बताया था कि भारत से ये यूरोप जाने के दो मार्ग थे। फर्स्ट ये कि ये स्थल वाला मार्ग था, जो कि ये पूरा एशिया क्रॉस करते हुए यहाँ यूरोप में आता था। तो यहाँ तो बहुत से देश पड़ जाते थे, जिसके कारण टाइम ज़्यादा लग जाता था। और साथ साथ मैंने दूसरा बताया था जो कि ये समुद्री मार्ग, ये समुद्र है, ये समुद्री मार्ग में फिर अरब से होते हुए भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ यूरोप जाते थे। तो ये दो मार्ग था। लेकिन मैंने बताया था कि 1453 में कैसे ये रोम साम्राज्य में दो पार्ट में रोम साम्राज्य डिवाइड हो जाता है, एक पूर्वी रोम और एक पश्चिमी रोम। तो पूर्वी रोम को मैंने बताया था कि पूर्वी रोम बैजेंतीय साम्राज्य कहलाता था, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, जो कहाँ से, यो एशिया यानी तुर्की जो कि ऑलरेडी एशिया में था उस टाइम। तो वो कुस्तुनतुनिया जो है वो तुर्की से टच में था। और तुर्की का ये सबसे लास्ट वाला पार्ट देखिए, ये उस्मानिया साम्राज्य से कहते थे। तो ये उस्मानिया साम्राज्य धीरे धीरे अपने आप को, पहले छोटे क्षेत्र में थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को और विकसित किया और क्रूरतापूर्वक यहाँ कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। यहाँ से ये लोग यहाँ ये पूरे रीजन को अधिकार कर लिए। उस्मानिया साम्राज्य तुर्की वाला ये कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। तो कुस्तुनतुनिया के लोग भाग के यहाँ ये इस पार्ट में यूरोप के आ गए। कहाँ, जैसे ये पुर्तगाल है, ये मैंने कल का बताया हुआ है। ये पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ये सब में आ जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर, यहाँ के लोग धार्मिक थे और ईश्वर पे बहुत बिलीव रखते थे। लेकिन देखते हैं कि ईश्वर पे बिलीव रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर कुछ नहीं किया। जब ये उस्मानिया साम्राज्य इस कुस्तुनतुनिया वाले लोग को यहाँ पे मजबूर हो जाते हैं, मार के भगा दिया यहाँ से, तो वहीं सोचते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी करना होगा हमें करना होगा। और अपनी सोच को विकसित करते हैं ये लोग, और यहाँ पे आके पुनर्जागरण में बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पुनर्जागरण होता है। और क्या होता है कि यहाँ पे पुनर्जागरण के क्रम में हमने बताया था कि जहाज़ और दिशा सूचक यंत्र, क्योंकि उन लोगों के पास अब ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये तो यहाँ अपना मनमानी कर रहा था। उस्मानिया साम्राज्य इन लोगों को क्रॉस होने नहीं देता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था। और दूसरा, यहाँ अरब वाले इसी चीज़ को देख के अपने साइड से ले जाने में, अगर सामान यहाँ से ले जाना है इंडिया से यूरोप या यूरोप से इंडिया ऐसे जाना है, तो ये लोग टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिए थे। तो यूरोप लोगों के पास अब बस एक ही ऑप्शन था कि अपना कुछ ऐसा डेवलप किया जाए ताकि हम यूरोप से भारत व्यापार कर सके। तो उन लोग फिर जब यहाँ पुनर्जागरण हो गया, जहाज़ वगैरह अच्छे खोजे जा चुके थे तकनीक वाले, तो फिर ये लोग, यहाँ के शासक जो हैं, वो लोगों को भेजने लगा, प्रोत्साहित करने लगा कि जाइए आप समुद्री मार्ग, देखिए ये अटलांटिक महासागर है, ये समुद्री मार्ग से होके आप पहुँचिए भारत, ये वाले पार्ट से आके फिर ऐसे ऐसे। हालांकि ये चीज़ बाद में खोजा जाता है। तो एक्चुअली जब हम आपको बताया था कि प्रिंस हेनरी करके एक व्यापारी था, पुर्तगाल का व्यापारी भी था और यात्री भी था, वो बराबर यूरोप कितने बार ये आ चुका था, ये यूरोप आ चुका था बहुत बार। तो जब किसी को नॉलेज हो जाता है रास्ता का, तो ये क्या किया था, वो एक मैप तैयार कर लिया था कि हमें यूरोप कैसे कैसे जाना है। ऑलरेडी ये मैप तैयार कर लिया था। इसीलिए इसको द नेविगेटर, यानी प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर कहा जाता था। तो 1487 में इसी मैप के जरिए एक यात्री आता है, पुर्तगाल का ही यात्री आता है। पुर्तगाल का यात्री अफ्रीका के सहारे
ये लास्ट जो अफ्रीका ये है, अफ्रीका महाद्वीप के लास्ट पॉइंट जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, इसी मैप के सहारे जिसे प्रिंस हेनरी ने तैयार किया था, उसी मैप के सहारे 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज, नोट कर लीजिए, कल मैंने बताया है बार्थोलोम्यू डियाज, ये पहुंच जाता है केप ऑफ गुड होप के पास। देखिए यहाँ पे सब मैप के थ्रू आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन ये तो अफ्रीका है, जाना इसे था इंडिया में, भारत में, जो कि यहाँ है, यानी यहाँ तक वो लास्ट आता है और फिर वापस लौट गया रहता है, वो नहीं जा पाता है। फिर धीरे धीरे पुर्तगाल में और ये खोज बढ़ी कि जाइए लो, और प्रोत्साहन मिला कि वहाँ के शासक थे। तो 1497 में यानी 1907 में इमैनुअल प्रथम पुर्तगाल का शासक था। इमैनुअल प्रथम वो वास्को डी गामा के पास जाता है और बोलता है कि आप जाइए, आपको जितने साथी और जितने टाइप के जहाज़ की ज़रूरत होगी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और आप जाइए भारत की खोज कीजिए समुद्री मार्ग के द्वारा। तो पुर्तगाल का वो यात्री जो होता है वास्को डी गामा, उससे वो बोलता है इमैनुअल प्रथम, जो कि वहाँ का शासक है, इमैनुअल प्रथम। तो फिर पुर्तगाल में वो वास्को डी गामा चार जहाज़ को और लगभग 150 साथी को लेके आता है। और चूँकि केप ऑफ गुड होप तक बार्थोलोम्यू डियाज ऑलरेडी पहुंच चुका था, किसके सहारे? ये प्रिंस हेनरी, जो कि ऑलरेडी मैप तैयार करके गया था, पहले बहुत बार वो घूमता था, मैप तैयार किया था। तो यहाँ तक आया कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। बार बार नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए क्लास में ही। तो बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ तक आ गया था। तो फिर ये इन लोगों को पता था कि हम लोग ये अफ्रीका के अंतिम पॉइंट तक तो आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक खोजा जा चुका है, जल मार्ग द्वारा वहाँ तक का रास्ता खोजा जा चुका है। तो यहाँ तक ये पहले पहुँचते हैं वास्को डी गामा। फिर उनकी मुलाकात मैंने बताया था अब्दुल मनीद से होती है। वो ये देखिए, ये अरब लोग को पता है यहाँ से इंडिया का रास्ता यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, बस इसको हिंद महासागर क्रॉस करना है और ये पहुँच जाना है। तो ये अरब लोग ऑलरेडी इंडिया में व्यापार कर रहे थे। तो अब्दुल मनीद जिसे रास्ता बाद में उसने वास्को डी गामा को बताया, वो ऑलरेडी रास्ता से फेमिलर है, क्योंकि वो अरब यात्री के साथ बराबर भारत आता जाता रहता था, तो उसे रास्ता पता था। तो ये वास्को डी गामा यहाँ पे आता है, तो उसकी मुलाकात भी अब्दुल मनीद से हो जाती है। और अब्दुल मनीद को ऑलरेडी रास्ता कैसे पता है? क्योंकि वो अरब के साथ लगातार भारत से व्यापार करते टाइम आते जाते रहता था, तो उसे रास्ता तो पता था। तो यहाँ आने के बाद वास्को डी गामा का हेल्प करता है अब्दुल मनीद। केप ऑफ गुड होप के बाद से ये हिंद महासागर को तो बस क्रॉस करना था, हिंद महासागर, बस इसको क्रॉस कर लीजिए, भारत पहुँच जाइए। तो अब्दुल मनीद यहाँ हेल्प किया और वास्को डी गामा सीधे पहुँच जाता है यहाँ। ये केरल का मालाबार तट होता है। आपको जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री के बाद, ये सब चीज़ मैं बताऊँगा कौन कहाँ से तट है, उसके बारे में चर्चा करें। लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि ये केरल का मालाबार तट होता है, जहाँ से आप लोग कभी कभी सुने होइएगा कि मानसून इंटर करता है भारत में, केरल का मालाबार तट। तो ये केरल का मालाबार तट है, और ये इस साइड जो तमिलनाडु ये रीजन है, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो यहाँ पहुँचता है केरल के मालाबार तट पे वास्को डी गामा। और तो अब देखिए, वास्को डी गामा यहाँ पड़ता है, ये तो तट का नाम है मालाबार तट, लेकिन जगह है कालीकट, केरल का कालीकट जगह है, जिसे आजकल कोझिकोड के नाम से जानते हैं, कोझिकोड। तो यहाँ ये पहुँच गया। अब देखिए, अब यहाँ राजा जोमोरिन होता है और वहाँ के प्रशासक होते थे। पहले क्षेत्रीय पार्टी रहती थी, मतलब क्षेत्र डिवाइड थे। तो यहाँ का जो राजा होता है जोमोरिन से ये, तो जब ये पहुँचता है यहाँ जोमोरिन, तो वो जोमोरिन स्वागत करता है वास्को डी गामा का। तो ये भी क्वेश्चन उठता होगा, हालांकि ये कि ऐसा क्यों हुआ कि कोई यूरोप का यात्री यहाँ पे आ रहा है और हमारे देश में, और वो स्वागत कर रहा है। तो उसके पीछे एक रीज़न ये था कि यहाँ पे इससे पहले केवल अरब वाले ही भारत आते थे, व्यापार करते थे, और बहुत केवल एक ही जब व्यापार करने वाली पार्टी हो तो ये
ये मन मान, क्योंकि अब ये जितना में ले जाएंगे, इनके पास तो सामान रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है तो उसको बेचना है और ये बस एक ही खरीदने वाला है, तो ऑलरेडी ये सोचेगा कि इनके पास ज़्यादा है तो हम ही एक ख़रीदार हैं, तो हम अपने कम रेट पे ही बस लेके जा सकते हैं। तो ये क्या करता था, अरब वाले लोग जब आते थे तो अपने मन बहुत ही कम रेट में यहाँ से सब चीज़ लेके जाते थे। लेकिन अब राजा जमोरिन को ये दिख रहा था कि अब कोई दूसरे महाद्वीप का आया है और मेरे यहाँ व्यापार करने, तो जाहिर सी बात है कि अब वो अगर ये सस्ता रेट में लेने के लिए तैयार है तो इससे नहीं देखा, अब दो पार्टी हो गई है, तो हम अपने थोड़े से मनमाने ढंग से अपने व्यापार इससे बढ़ा सकते हैं और अपने सामान को थोड़े से अपने मनमाने ढंग से बेच सकते हैं। इसलिए ये राजा जमोरिन ये सोच के वास्को डी गामा जब यहाँ कालीकट पहुँचता है तो स्वागत करता है वास्को डी गामा का। तो ये तो एक्चुअली हम कल यहाँ तक बता चुके थे। फिर अब ये बताना है, अब यहाँ तो पुर्तगाल का ये व्यापारी अब पहुँच गया वास्को डी गामा, तो अब व्यापार करना है तो जगह जगह कोठी बनाना ये लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कोठी इसलिए बनाएंगे क्योंकि कोठी एक्चुअली होता क्या था कि वो व्यापार करने का एक केंद्र होता था कि वहीं पे सामान को लाया जाएगा, फिर बेचा जाएगा और वहाँ से वापस फिर समुद्र मार्ग से ये लेके जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पुर्तगाली आके अपनी कोठी को एस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ से व्यापार करना शुरू करते हैं। और ये मैंने कल भी बताया था कि ये हिंद महासागर पर ऑलरेडी अरब वासी जमे हुए थे, क्योंकि इनको ये रास्ता पता था, तो ये अपना पूरा यहाँ पे अपना क्षेत्र बना लिए थे। तो पुर्तगालियों को ये भी चुनौती थी कि हमें इस हिंद महासागर से अरब पे कंट्रोल करना है, ताकि अगर अरब पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये इन लोगों के आने जाने में ये अरब वासी रोकेंगे पुर्तगालियों को। तो इसलिए ये अब अगली पॉलिसी लेके आएंगे जब यहाँ पुर्तगाल का गवर्नर आएगा, मैं बता रहा हूँ क्रम से, तो ये लोग भी चाहेंगे कि ये हिंद महासागर पे अरब के कंट्रोल को रोका जाए, ताकि ये लोग अच्छे से और बिना रुकावट के अपना व्यापार भारत से पुर्तगाल में जाके करें, यानी यूरोप से करें आराम से। इसलिए वो चाहेंगे कि ये हिंद महासागर पे अपना कंट्रोल बनाए रखें। ठीक, तो इसके बाद से आगे देखते हैं। यहाँ हम देखें हैं कि वास्को डी गामा पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी हिंद महासागर में क्या है, अरब वासियों का पूरा जमावड़ा है, वो अपने जहाज़ को यहाँ पे लेके आए हुए रहते हैं। तो वो अब ये सोचता है कि, लेकिन एक चीज़ ये नोटिस करता है वास्को डी गामा कि अरब वासी पूरे हिंद महासागर में तो फैले हुए हैं, लेकिन उनके जहाज़ में कोई आधुनिक या कोई अच्छा हथियार से लैस नहीं है। मतलब वो सोच के जाता है कि सोचता है कि अगर हमें, लेकिन पुनर्जागरण यहाँ हो चुका था, अच्छे हमने बताया था कि अच्छे हथियार यहाँ खोजे जा चुके थे। और इनकी जो नौसेना थी यहाँ पुर्तगाल में, पुर्तगालियों की जो नौसेना थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। उस पर तरह तरह उनके जहाज़ में भी बहुत अच्छे टाइप के हथियार ऑलरेडी सुसज्जित हो गए थे। तो उनको पता था कि अगर हम अपने जहाज़ को अगर यहाँ पे लेके आते हैं तो अरब वासियों के पास उतने अच्छे सुसज्जित हथियार नहीं है उनके जहाज़ पे, तो आराम से उन पे हमला करके इस क्षेत्र से इस अरब वासियों को भगाया जा सकता है। तो ये चीज़ वो नोटिस करके हुए जाता है। तो नौसेना वो उनकी सुसज्जित तो रहती हैं, लेकिन अब यहाँ पुर्तगाली जब यहाँ पे आया था वास्को डी गामा, तो यहाँ पे अरब वाले हस्तक्षेप कर रहे थे, क्योंकि सोचा कि यहाँ कोठी स्थापित किया जाए, लेकिन अरब वाले मना कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका प्रतिद्वंदी अगर आ जाएगा तो व्यापार में उनको नुकसान होगा। तो ऑलरेडी यहाँ अरब से और केरल में पहले ही से व्यापार चल रहे थे। तो अरब के राजा ने ये यहाँ के केरल के राजा ने अरब वासियों की ही बात मानी, क्योंकि ये उनके पुराने कस्टमर थे। तो वो इसलिए अनुमति नहीं दिया यहाँ पे वास्को डी गामा को कि वो कोठी यहाँ पे स्थापित करे और वहाँ सामान को खरीदे और फिर यहाँ से समुद्री के रास्ते हुए वहाँ पे ले जाए। तो वहाँ कोठी स्थापित नहीं कर पाया।
तो यहाँ लेकिन वो हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि यहाँ से उन लोगों को बहुत से तरह के मसाले वगैरह ले जाके अपने जहाज़ से वापस वास्को डी गामा चला जाता है। और उसको कितना फ़ायदा होता है, टोटल आने जाने को कॉस्ट को भी मेंटेन करने के बाद से भी लगभग 60 गुना फ़ायदा होता है वास्को डी गामा को वहाँ यूरोप में ले जाके यानी पुर्तगाल में ले जाके पूरा बेचने पे। तो ये चीज़ हो जाता है। तो लेकिन अब यहाँ पे पुर्तगाली जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे ही पुर्तगाली एक कंपनी भी थी, इसका नाम था इस्तादो द इंडिया। क्या नाम था? इस्तादो द इंडिया। इस कंपनी पुर्तगाली कंपनी जो कि भारत में आती है व्यापार करने के उद्देश्य से, एक कंपनी के थ्रू ही व्यापार करेंगे, तो वो आती है फिर इस्तादो द इंडिया। इसका एक्चुअली उद्देश्य क्या था यहाँ भारत में आने का? इस पुर्तगाली कंपनी का भारत में आने का क्या उद्देश्य था? तो हम 3 उद्देश्य देखेंगे। पहला तो सबसे पहले व्यापार करना था, क्योंकि पता था कि भारत सुसज्जित है पूरे संसाधन से, तो यहाँ से पूरे सामान को अपने में ले जाके मुनाफा बहुत हो रहा था, तो व्यापार करना सबसे पहला ये था। दूसरा आने का रीज़न था कि धार्मिक रीज़न भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आया, क्योंकि हमने यहाँ देखे थे कुस्तुनतुनिया पे जब ये उस्मानिया साम्राज्य अटैक किया था, तो यहाँ से सब ईसाई धर्म के लोग रहते थे, यहाँ से उनके धर्म का बहुत नुकसान हुआ था, बहुत लोग मारे भी गए थे। तो ये सोच रहे थे कि अब इस धर्म का फिर हम लोग कहाँ एक्सपेंड किया जाए, कहाँ, क्योंकि यहाँ पे अभी उतने जनसंख्या नहीं थी। तो ये लोग सोचे कि हमें अब जब भारत अपना नया मिल गया है व्यापार करने की दृष्टि से, तो यहाँ पे हम ये ईसाई धर्म के लोग यहाँ पे आएंगे, अपनी जनसंख्या यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ धीरे धीरे ये ईसाई धर्म का यहाँ पे और बोलबाला भारत में बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ दूसरा हुआ, दूसरा रीज़न कि इस्तादो द इंडिया यहाँ पे कंपनी आई भारत में व्यापार करने के लिए। और तीसरा ये था कि हिंद महासागर में ऑलरेडी अरबों का प्रभुत्व था, तो यहाँ पे आके अपनी नौसेना वगैरह ले आके जहाज़ में अच्छे हथियार ले आके यहाँ से हिंद महासागर पे कब्जा कर लेना, ताकि दूसरा कोई प्रतिद्वंदी ना हो, उनके व्यापार में कोई बाधा ना हो सके। तो ये 3 रीज़न के साथ ये लोग आए थे, ये कंपनी आई भारत में व्यापार करने और ये तीनों रीज़न वो उन लोगों को आगे प्रभावी पड़ा। वो धीरे धीरे वो उस चीज़ को ये तीनों रीजन को इम्प्लीमेंट करने लगे और उनको बहुत उससे फ़ायदा भी हुआ। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो एक चीज़ ये देखते हैं, ये सबसे पहले हमने क्या बताया था कि 1498 में यहाँ 1498 में सबसे पहले कौन आया? 1498 में वास्को डी गामा आया। आके इसने बोला हूँ जैसे कि पूरा अपने जहाज़ पे वापस बहुत से मसालों वगैरह को ले जाके यहाँ पे वापस चला गया। ये 1498 में आया था। फिर इसके बाद आया 1500 में 1500 में आया था एक दूसरा पुर्तगाली आया। 1500 में व्यापार करने के ही उद्देश्य थे, लेकिन ये वास्को डी गामा अब यहाँ देख चुका है कि अगर हमें व्यापार करना है तो यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो ये जाके वहाँ पुर्तगाल में बताता है कि ऐसे ऐसे है कि हमें एक अच्छी नौसेना और हथियार लैस जहाज़ को लेके आना पड़ेगा ताकि यहाँ से हिंद महासागर को भगाया जा सके। तो इसी क्रम में यहाँ पे एक दूसरा पुर्तगाली आता है, उसका नाम रहता है पेड्रो अल्वारेज। अब ये जब आता है तो ये अपने साथ अच्छे नौसेना और अच्छे जहाज़ सुसज्जित जिसमें सब तरह के हथियार है ये लेके आता है। ये आता है 1500 ईस्वी में। फिर ये आने के बाद ये मिलता है पे जाता है वहाँ पे और वो देखता है कि यहाँ पे अरब का प्रभुत्व ज़्यादा है। वो अरब का प्रभुत्व ज़्यादा है क्योंकि अरब ऑलरेडी पहले से व्यापार कर रहे थे। तो ये देखता है कि
और साथ साथ ये भी देखता है कि यहाँ राजाओं में क्षेत्रीय राजाओं आपस में केवल लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे ऑलरेडी इन सामान का व्यापार के व्यू से अरब वाले हैं, और ये राजा आपस में आसपास के राजाओं से केवल लड़ाई में ही बिजी रहते हैं। तो ये चीज़ें वो नोटिस करता है। तो जब इसके साथ साथ जब देखता है कि यहाँ के अरबवासी देखते हैं जो ऑलरेडी व्यापार कर रहे होते हैं कि जो पुर्तगाली हैं उनका थोड़ा सपोर्ट अब यहाँ ये केरल के राजा कर रहे हैं, तो सपोर्ट करते हुए देख के उनके मन में भी ये होता है कि हम ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ के राजा इन लोगों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं पुर्तगाल के लोगों को, यहाँ के राजा। तो हमने जैसे बताया था कि यहाँ वास्को डी गामा 1498 में जब आया था तो देख के गया था कि यहाँ के अरब जो कि ऑलरेडी व्यापार के व्यू व्यापार कर रहे हैं, तो उनके पास कोई हथियार नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी हथियार बढ़िया अच्छा हथियार लेके आया था अपने नौसेना के साथ। तो ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अरब हिंद महासागर में ये क्या करता है पेड्रो अल्वारेज कि अरब के एक जहाज़ को पकड़ लेता है अपने नौसेना के दम पे, इस एक जहाज़ को पकड़ लेता है और यहाँ के राजा को गिफ्ट कर देता है। तो अब यहाँ का राजा जो है वो खुश हो जाता है, क्योंकि इसे गिफ्ट में अभी तक अरब कुछ नहीं देते थे, लेकिन ये आते आते ही एक जहाज़, एक बढ़िया सुसज्जित जहाज़ और उसमें तरह तरह के हथियार लैस पूरा करवा के इनको दे जब गिफ्ट करता है तो ये ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये यहाँ आने के बाद से वो काम करता है, फिर ये वापस चला जाता है। इतना चीज़ करने के बाद से ये पेड्रो अल्वारेज वापस इस समुद्र वैसे ही मसाला कुछ पैक अपना रखवाया जहाज़ पे और फिर वापस चला गया। लेकिन देखिए अभी तक यहाँ कोठी खोलने की इजाज़त नहीं है, कि अगर कोठी इजाज़त मिल गई रहती तो यहीं ये लोग कुछ दिन सेटल हो गए रहते और क्या करते, यहीं से सामान को खरीदते और फिर वापस भेज देते ऐसे समुद्र के मार्ग से। लेकिन यहाँ कोठी स्थापित नहीं होने के कारण ये लोग टिक नहीं पाते हैं, कि वास्को डी गामा भी नहीं टिक पाया और पेड्रो अल्वारेज भी टिक नहीं पाया, और वो दोनों वापस मसाला वगैरह कस के वापस ये समुद्र रास्ते से पुर्तगाल चले जाते हैं। तो ये चीज़ देखा। फिर अब ये लोग इम्प्रेस करने लगे हैं राजाओं को यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे आया है पेड्रो अल्वारेज, उनसे बहुत अच्छे मैत्रीपूर्वक पूर्वक बात करता है और इनको जहाज़ भी गिफ्ट कर देता है। तब इनकी अब यहाँ के राजाओं के मन में वो थोड़े से अच्छे बनने की कोशिश करने लगे। तब इसके बाद फिर 1500 इसके बाद से जब वास्को डी गामा आएगा 1502 ईस्वी में, सॉरी 1502 ईस्वी में, तो ये 1502 ईस्वी में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1502 में वापस, क्योंकि ये 1498 में आया था और वापस चला गया था, फिर 1502 में वास्को डी गामा आता है। अब इस बार इसकी क्या मंशा होगी, ये इस व्यू से आ रहा है कि अब हमें यहाँ केवल सामान लेके वापस नहीं जाना है, हमें यहाँ अब कुछ दिन रुकना है, कोठी खोलना है, कोठी स्थापित करना है और यहाँ पे व्यापार करना है। इस व्यू से वो आता है और 1503 में प्रथम कोठी जो कि कोचीन में ये स्थापित करता है। तो ये पुर्तगालियों की ये प्रथम फैक्ट्री होती है जो कि कोचीन, केरल के कोचीन में स्थापित होती है, किसके द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा। ये 1502 में जब आता है तो ये 1503 में पहली बार यहाँ पे एक व्यापार के व्यू से कोठी की स्थापना करता है। अच्छा अब ये देखिए, अब यहाँ ये कंपनी तो आई हुई है, मैंने मिटा दिया है, तो कंपनी आई हुई है। तो अभी तक आपने अगर जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पुर्तगालियों द्वारा प्रथम कोठी किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो वो गवर्नर नहीं थे, वो सबसे पहले वास्को डी गामा ही जो वो व्यक्ति था, पुर्तगाली व्यापारी था, जो भारत के कोचीन में प्रथम फैक्ट्री ये स्थापित की थी। लेकिन अब आएंगे पुर्तगाल के तरफ से गवर्नर, वो वहाँ पे अलग अलग पॉलिसी लेके आएंगे और वहाँ पे शासन करेंगे। तो ये 1503 में हम आपको ये बता रहे हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर जो कि आता है, जिसका नाम होता है फ्रांसिस द अल्मीडा। ये फ्रांसिस द अल्मीडा आता है, और इससे पहले 1505 में जब वो आता है, 1505 से ये रहता है, 1505 से
1509 तक। इससे पहले हमने देखा है कि भारत में ऑलरेडी कोचीन में कोठी की स्थापना हो चुकी है पुर्तगालियों को व्यापार करने के व्यू से। तो ये आता है तो इसका मेन फोकस रहता है, ये एक पॉलिसी लेके आता है, इसका नाम है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रांसिस द अल्मीडा। इसकी इसकी मात्र एक ही एक व्यू रहती है कि इस हिंद महासागर से पूरी तरह से अपना अधिकार करना, अपने जहाज़ अपनी नौसेना के दम पे। तो ये लेके आता है, इसको इसीलिए जाना जाता है कि इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इस ब्लू वाटर पॉलिसी के दम पे ये क्या करता है कि यहाँ से अरब के पूरे जहाज़ को तहस नहस कर देता है। इसका मेन टारगेट इसी हिंद महासागर को है, इधर ये कुछ नहीं करता है, ना ये कोठी को स्थापित करने में ध्यान देता है, ना कि यहाँ पे व्यापार को बढ़ावा करने में। बस ये ध्यान देता है कि हमें इस हिंद महासागर से अरब को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। तो इसलिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है और इस पॉलिसी के दम पे पूरे अरब के जितने भी यहाँ जहाज़ रहते हैं सबको यहाँ से भगा देता है और बहुतों को वहाँ से मार देता है। तो इस ब्लू वाटर पॉलिसी के इसके साथ साथ अब इसी पॉलिसी के दम पे इसको पुर्तगाली को समुद्र डाकू की उपाधि दी गई थी। ये मतलब ये कोई भी जहाज़ यहाँ से अब क्रॉस नहीं करने देते थे। इस पॉलिसी के अंतर्गत ये सभी जहाज़ को यहाँ से मार देते थे या तो भगा देते थे। तो इसलिए इनको समुद्री डाकू की उपाधि दी गई थी। और ये हिंद महासागर उस टाइम में पुर्तगाली महासागर के नाम से जाने लगा था। इतना इनका ये हिंद महासागर पे वर्चस्व हो गया अपने नौसेना के दम पे, अपने वो जहाज़ में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक तरह के हथियार के दम पे। तो इसलिए इनको समुद्री डाकू की संज्ञा दी गई थी। अब ये बस इसका मेन यही काम जाना जाता है कि ये आके यहाँ हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी। अब सेकेंड इसके बाद जो गवर्नर आएगा उसका नाम है अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये अल्मीडा के बाद में आता है सेकेंड नंबर का गवर्नर, जो कि 1509 में, 1505 से 1509 रहता है। और ये 1509 में आप लोग नोट करते रहिएगा, 1509 में आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है। इसको एक्चुअली भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि ये तो बस यहाँ तक आया था, लेकिन इसका ये जो दूरदर्शी विचार का था, ये सोच लिया था कि हमने यहाँ कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की है, अब पुर्तगाल को भारत में एक राजनीतिक हस्तक्षेप में भी ये पुर्तगाल को बढ़ाने को सोच के आया था कि अब हम यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे। इसलिए ये अलग नीति की सोच के साथ आया था और भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहता था। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि गोवा में, यहाँ पे गोवा छोटा सा क्षेत्रफल है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला स्टेट है भारत में। तो ये गोवा में उस टाइम था, अधिकार था 1900, एक्चुअली ये अधिकार था, बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह के नियंत्रण में ये गोवा था। तो ये 1961 में यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा को जीत लिया था। तो ये गोवा को जीत लिया मतलब है क्या, ये व्यापार का व्यू तो नहीं हुआ, ये तो अब ये भारत के सत्ता में अब ये राजनीतिक हस्तक्षेप की बात हो गई कि राजनीतिक हस्तक्षेप मतलब अब ये भारत में अब समुद्र को छोड़ के अब ये अपने स्थल पे भी अब अधिकार करना चाह रहे हैं। मतलब ये अब अपने को अपने राजनीति के व्यू में ढाल रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। तो यहाँ से ये जीत लिया था। अब लेकिन ये गोवा को जीतने के बाद ये नहीं कि कार्यालय गोवा शिफ्ट हो गया, कार्यालय अभी भी कोचीन में है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले प्रथम कोठी कोचीन में स्थापित हो गई है और पुर्तगाली का कार्यालय भी इसी कोचीन में हो रहा है। तो अब ये अल्बुकर्क और भी विस्तारवादी और इसके काम क्या क्या थे। पहले तो इसने 1961 में गोवा को जीत लिया, फिर इसने क्या किया कि विवाह नीति चलाई थी। विवाह नीति इन द सेंस ये क्या किया, इसका ये था कि यहाँ पुर्तगाल के लोग
औरतें जो यहाँ औरतें आई जो यहाँ थी वो शादी कर लें यहाँ के इंडियन से। अब इससे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो अब मान लीजिए शादी हुआ है तो रिश्तेदार बढ़ेंगे यहाँ पे। अब रिश्तेदार जब बढ़ते जाएंगे तो ये कोई भी राजनीति में अब हस्तक्षेप में थोड़ा सा ये करें, क्योंकि अब तो संबंधी हो गए, तो हस्तक्षेप करने से ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे पुर्तगाल को तो इनकी राजनीति में। तो ये उसकी सोच थी, जनसंख्या बढ़ते जाएगा, जितने भी जनसंख्या बढ़ेगा फिर रिश्तेदारी ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी तो ये लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कार्य में बाधा नहीं करेंगे। तो ये सोच के ये यहाँ विवाह पॉलिसी लाया। कौन? अल्बुकर्क। पहले क्या किया है, गोवा को जीत लिया है यूसुफ आदिल शाह में से, फिर अब क्या किया है, विवाह की पॉलिसी यहाँ पे लाया है और विवाह करने के लिए लोगों को, पुर्तगालियों को ये कन्विंस करता है और ये लोग शादी करते हैं, रिश्ते सगी संबंधी बनते हैं। अब इसने एक चीज़ था, दास प्रथा के अंत भी किया था। दास प्रथा क्या था उस टाइम में, जिसके हस्बैंड मर जाते थे तो वो औरतें सती हो जाती थी, मतलब उनके साथ भी वो भी उसी चिता में जला दिया जाता था उनकी पत्नियों को। तो ये बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुर्तगाली लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो जो औरतें विधवा हो जाती हैं तो वो पुर्तगालियों से शादी कर सकती हैं। इस व्यू से वो ये क्या सती प्रथा का समर्थन में नहीं था और वो बोला कि आप लोग जिनकी पति मर जाते हैं वो पत्नियां पुर्तगालियों से शादी कर सकती हैं। तो इससे भी इसका सोच ये था कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। कैसे भी वो चाहता था कि यहाँ पुर्तगालियों लोग की संख्या बढ़े और फिर वो धीरे धीरे अपना और जगह पे भी अपना वर्चस्व स्थापित करे। जितना जनसंख्या होगा उनको भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करने में और ज़्यादा सहूलियत होगी, इस सोच से ये नीति लाया था। अब एक और क्या किया कि 1511 में इसने मलक्का पे भी अधिकार कर लिया था। मतलब अब ये अपने आप को क्या कर रहा है, या पुर्तगाली कंपनियों को में ये हस्तक्षेप करके धीरे धीरे और भी जगह पे, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ भी ये हुगली पे भी अधिकार ये जमा लेता है, यहाँ पे ये वाला पार्ट। तो दमन और दीव धीरे धीरे ये गुजरात में दमन और दीव पे भी अधिकार कर लेते हैं सब। तो ये अपने आप को या पुर्तगाली कंपनियों को सीधे अलग अलग जगहों पे इस्टेब्लिश कर लिया। अब आगे देखते हैं कि और भी ये कोचीन में, जैसे बताया कि कोचीन में, कन्नौर में, हुगली में, दमन और दीव, ये इस तरह से ये अपनी अब कोठियाँ स्थापित करने लगते हैं। अब धीरे धीरे अब अपने आप को और अधिक इस्टेब्लिश करने जाते हैं यहाँ इंडिया में। तो अब फिर 3rd नंबर पे एक आता है नीनो डी कुन्हा। मतलब दो आपने पढ़ा था, ये मेन गवर्नर के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हमने पढ़ लिया है, पहले 2 को पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं नीनो 3rd नंबर का जो इम्पोर्टेंट गवर्नर है। इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा। ये नीनो डी कुन्हा यहाँ लिखते हैं, नीनो डी कुन्हा। ये क्या कर रहा है, एक्चुअली गोवा को जीता है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने, लेकिन 1530 में ये गोवा को मुख्यालय बना देता है। पहले तो कोचीन में मुख्यालय था, तो नीनो डी कुन्हा ये आता है तो 1530 में गोवा को मुख्यालय बना देता है। और फिर 1535 में इसी ने ये दमन और दीव पे यहाँ पे अधिकार जमा के यहाँ भी कोठी को खोल देता है। तो ये अलग अलग जगह पे अब एक कोठी खोलना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जहाँ जैसे जो भी भारत के व्यापारी अगर आस-पास में वो बेचने आए तो वो नज़दीक के क्षेत्र में कोठी पे आ जाए और वहाँ से वो पुर्तगालियों को सामान बेचे उस कोठी पे जाके, और ये सामान पूरा जब हो जाए ले जाने वाले तो ये लोग फिर वापस हिंद महासागर यहाँ अपनी जहाज़ से लेते हुए ये पुर्तगालियों को भेज देते। तो ये अलग अलग कोठियों को इस्टेब्लिश करने होते हैं, क्योंकि उनका फिर वहाँ के आसपास जो भी बेचना चाहता है व्यापारी वो इजीली वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, जगह जगह होने से इजीली वो आके बेच सकता है। और फिर ये लोग पूरा सामान वहाँ से उठा के हिंद महासागर के होते हुए पूरे अपने पुर्तगाल में पहुँचा देंगे। तो इस व्यू से ये अपने अलग अलग जगहों पे कोठी को स्थापित कर लिए हैं, हमने बता दिया। अब आगे देखते हैं कि नीनो डी कुन्हा ने 1535 में क्या दमन और दीव यहाँ पे कोठी को मतलब कोठी बना लेता है। अब
थर्ड बार भी आता है वास्को डी गामा, 2 बार आया हुआ है। पहला बार तो खोज करते हुए आया था, फिर दूसरा बार वो आता है तो यहाँ पे 1502 में ये कोचीन में प्रथम सबसे पहले कोठी खोलने का ये परमिशन इसको मिलता है और वो कोठी बनाता है। और फिर तीसरी बार भी आता है 1524 में, 1524 में तीसरी बार आता है और लास्ट में इस 1527 में इसकी मृत्यु हो जाती है भारत में ही। और देखिए 1527 कौन सा दौर है, 1526 में बाबर ऑलरेडी एंट्री ले चुका है भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो ये बाबर कंपेयर करते रहिए, इधर ये क्या हो रहा है और फिर इधर मुग़ल साम्राज्य जो भारत में वास्तविक सत्ता पे काबिज हैं दिल्ली में, वो इस टाइम मुग़ल चल रहे हैं। और 1527 में यहाँ पे वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। फिर एक और चीज़ इन लोगों के बारे में देखने को मिलता है, इन्होंने परमिट प्रणाली स्टार्ट किया था। परमिट प्रणाली ये क्या होती थी? परमिट प्रणाली ये थी कि जो भी इस क्षेत्र में हिंद महासागर में अपने जहाज़ को लेके आता है व्यापार करने के लिए, उसको वो प्रणाली परमिट लेना पड़ता था पुर्तगालियों से, क्योंकि ये अपना ब्लू वाटर पॉलिसी से जो ऑलरेडी बताया है कि किसने लेके आया था, ये सबसे पहला गवर्नर फ्रांसिस द अल्मीडा ये ब्लू वाटर पॉलिसी की तरह यहाँ पे अपना वर्चस्व ऑलरेडी जमा चुका है। तो कोई भी अगर नया जहाज़ यहाँ पे आएगा तो पहले वो पुर्तगालियों से परमिट उसे लेना पड़ता था। तो वो चीज़ परमिट प्रणाली ये लोग स्टार्ट किए थे। कोई भी अगर कोई दूसरा और परमिट प्रणाली में अगर जिसके पास नहीं होती थी तो ये लोग खुद डाकुओं की तरह पुर्तगाली ही डाकू बन के उस जहाज़ को लूट लेते थे, मार गिराते थे। तो ये परमिट प्रणाली सबके लिए ज़रूरी थी, चाहे वो शासक ही क्यों न हो, क्योंकि यहाँ बाबर था तो परमिट प्रणाली में उनको कुछ पैसा देना पड़ता था पुर्तगालियों को, फिर ये लोग अपना व्यापार के लिए जा सकते थे। लेकिन परमिट प्रणाली ऐसा था कि यहाँ जो सेंटर में बैठा है भारत को पूरे तरह से चला रहा है मुग़ल बादशाह, जो कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं बाबर आ चुका है, उसे भी इस परमिट प्रणाली को देना पड़ना था। हालांकि वो चार्जेस इनसे नहीं लेते थे, लेकिन वो एक दिखाना पड़ता था कि हम परमिट लेके आपसे हम अब यहाँ से जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हुआ था। फिर अब आया कि क्यों ना हम लगभग ऑलमोस्ट चीज़ कवर कर चुके हैं, और फिर देखते हैं कि आखिर ये पुर्तगाली एक्चुअली आए थे ये सबसे पहले और गए भी सबसे बाद में, क्योंकि 1961 में गोवा से ये जब भारत आज़ाद हो गया था तो 1961 में इन्हें भगाया गया था यहाँ से भारत से। लेकिन ये बाद में जब ब्रिटिश वगैरह आएंगे तो ये इनका क्षेत्र बहुत सीमित होकर रह जाएगा, जो कि अभी कोई दूसरा यूरोपीय कंपनी नहीं है। तो इसलिए इस टाइम ये सबसे चरम पे है, इनका व्यापार सबसे चरम पे है। लेकिन जैसे ही आगे ब्रिटिश डच वगैरह आएंगे फ्रांसिस, तो ये लिमिट हो जाएंगे अपने आप को, क्योंकि इनसे भी ऊपर की ये बाकी यूरोप से ब्रिटिश वगैरह डच ये सब आ गए थे, इनके पास इनसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी सब चीज़ में। तो ये धीरे धीरे अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं। तो इनके पतन का कारण देख लेते हैं कि आखिर इनका पतन कैसे हो जाता है। तो पहले तो ये तो धर्म को सबसे ज़्यादा ये ऊपर रखते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी यूरोपीय कंपनियाँ आएंगी इतने धर्म को लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं जितना ये अपने धार्मिक मामले में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। इनका मेन मोटिव ये था कि ईसाई धर्म का पूरा प्रचार प्रसार करना। तो ये सबसे धार्मिकता, अब लोग जो ये धर्म को ये नहीं चाहते थे कि भारत में ग्रो को, बहुत लोग ऐसे थे अपोज करते थे इस चीज़ को। तो धीरे धीरे ये धार्मिक कारण का पतन का कारण बना। फिर दूसरा आता है कि ये यहाँ पे स्पेन का पुर्तगाल पे वर्चस्व हो गया था यहाँ पे यूरोप में। तो अब वर्चस्व हो गया तो यहाँ पे भी वो अपने आप को सीमित करने बचाने में लगे गए थे। तो फिर से ये इनका ध्यान धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा थोड़ा हटने लगा। तो ये चीज़ सेकेंड रीज़न ये था जो इनके पतन का कारण बना था। फिर थर्ड आता है कि ब्रिटिश जब ये आते हैं ब्रिटिश यहाँ पे व्यापार करने, तो धीरे धीरे उनसे लड़ाई होती है और ये धीरे धीरे ब्रिटिश इन पे अधिकार जमा लेते हैं और इनकी फैक्ट्रियों को बहुत जगह से ये ब्रिटिश क्या करते हैं, ले लेते हैं, जिसके कारण ये धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी जानना है कि पुर्तगाली आए थे तो ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ अपने यहाँ से कुछ ना कुछ लेके आए होंगे। ये भी देखना, ये भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो कोई एक जो इनके द्वारा जो लाया गया सामान होता है उनको पूछ दिया जाता है कि ये किसके द्वारा लाया गया था इंडिया में, भारत में।
तो कुछ कुछ ये योगदान इंडिया में दे के गए हुए हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इन्होंने ही की है। आलू, गन्ना, लाल मिर्च, ये सब इनकी देन है। पपीता, ये सब पुर्तगालियों की देन है। जो ये नहीं कि ये केवल अब पुर्तगाल से आती है, जहाँ जहाँ गए हुए थे, जैसे इंडोनेशिया वगैरह से भी जहाँ जहाँ ये जाते थे वहाँ से भी वो चीज़ लेके, अभी वो चीज़ वो देख लिए थे वो चीज़, और वो चीज़ लेके भारत में भी अपने सगे संबंधी के पास लेके जाते थे कि हाँ ऐसा चीज़ होता है। तो उनके सगे संबंधी के पास जाते थे, भारतीयों को पता चलता था, भारतीय भी उसका लाभ उठाते थे। तो इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस, आलू, गन्ना, लाल मिर्च, तंबाकू, ये सब इनकी देन है। तो ऑलमोस्ट हमने ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अच्छे से पता हो गया, देख लिए कि कैसे पुर्तगाल भारत में आते हैं, अपना पूरा साम्राज्य को विस्तार करते हैं और फिर धीरे धीरे कैसे ये लिमिट कर लिए जाते हैं। बाकी यूरोपीय कंपनियां इन पे डोमिनेट कर जाती हैं और ये अपने आप को एक जगह पे, अलग अलग जगह पे एक सीमित बस व्यापार थोड़े बहुत करते हैं और ये सबसे लास्ट में जाते हैं। जितने भी भारत आज़ाद, जितने भी यूरोपीय कंपनियां आती हैं भारत में, वो व्यापार करने के बाद जाती हैं, लेकिन सब में लास्ट 1961 में ये लास्ट गोवा को छोड़ के वापस चले जाते हैं। इस तरह से पुर्तगाली का आगमन, ये जो हमने देखा, ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए हमें। धीरे धीरे हम क्लास को और आगे डीप में ले के जाएंगे और सभी टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं। एक भी टॉपिक मेरे तरफ से तो स्किप नहीं किया जा रहा है, पूरा डिटेल में हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको पढ़ाएं, पूरे चीज़ का कंपाइल करके आपको एक जगह पे प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। मैं भी ऑलरेडी पहले पढ़ चुका हूँ, ये सब चीज़ देख चुका हूँ। तो वो चीज़ को आप देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, यही कहूँगा। और बाकी बताइए कैसा लगा मेरा ये आज का लेक्चर। थैंक यू।